क्या ये इतना सिंपल इजी था कि दूसरे देश की सरहद में जाकर उसके टॉप लीडर कमांडर को, टॉप लीडरशिप को, वहां के सुप्रीम लीडर को आप एक ही झटके में, एक ही हमले में खत्म कर दे रहे हो? क्या ये इतना सिंपल है? क्या वहां की जो रडार सिस्टम थे, वहां की इंटेलिजेंस थी, वो सब फेल हो गई? क्या वहां कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं था जो दूसरे देश के आक्रमण को, हमले को नाकाम कर सके? सब कुछ था, सारी चीजें थी। तो नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2026 को आधी रात अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की लहरों के बीच दो विशाल बड़े जहाज, एक यूएस अब्राहम लिंकन और दूसरा सबसे ताकतवर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कोरियर, ये अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरानी कमांडर सेंटर का माहौल बिल्कुल अलग था। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो रडार पर नजर तो रखे हुए थे, लेकिन उनको कुछ ऐसा आभास नहीं हो रहा था और इस हमले की पूरी प्लानिंग दूसरी तरफ चल रही थी। ईरान बिल्कुल अनजान था, उसे नहीं पता था कि कुछ घंटों में उसके टॉप लीडरशिप के ऊपर इतना बड़ा हमला होने वाला है कि जो सब कुछ समाप्त कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमले की फुल प्लानिंग चल रही थी। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है जहां आसानी से घुसकर निकल जाए। ये एक ऐसा एरिया है जहां पहाड़, रेगिस्तान और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने घेर रखा है। इजराइल में सेंट्रल ईरान से दूरी जो है वो लगभग 930 से 1240 मील है। वहां तक पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया, इराक के दुश्मन हवाई इलाकों के ऊपर से गुजरना पड़ता है इजराइल को। वहीं इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत मजबूत है। उसके पास रूस के S-300, S-400 और खुद का अपना बाबर 373 सिस्टम है जो किसी भी वक्त हवा में उड़ते हुए परिंदों को गिरा सकता है। तेल अवीव की अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में इजरायली फोर्स कमांडर ने कहा कि अगर हम सीधे घुसते हैं तो हम आसान निशाना बन जाएंगे। उनके रडार हमारे F-35 को शायद कुछ ही देर में दिख जाएंगे, लेकिन जो हमारे रिफ्यूलिंग टैंकर हैं उन्हें आसमान में वो सीधे आसानी निशाना बना सकता है। ये सारी बातें जो चल रही थी वो एक प्लानिंग के तहत हो रही थी, जहाँ इजरायली और अमेरिकी जो लीडरशिप थी उनकी, जो इस प्लान को, जिस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, वहां ये सारी प्लानिंग चल रही थी। वो सारी चीजों पे एक के एक डिस्कस कर रहे थे। उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल, एक ऐसी रणनीति जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। एक सबमरीन जो अरब सागर के नीचे मिसाइल दाग रही, वहीं एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ान भर रहा है, एक डिस्ट्रॉय जहाज फारस की खाड़ी से क्रूज मिसाइल छोड़ रहा है और इजरायली F-35 जेट इराक पार कर रहे हैं। हर हथियार अलग गति से चल रहा है, अलग दूरी तय कर रहा है, लेकिन सबकी कैलकुलेशन इतनी सटीक की गई है कि वो अमेरिकी क्रूज मिसाइल्स और इजरायली जेट्स के गाइडेड बम एक ही सेकंड में, एक ही पल में कर्ज, कॉम, कमांड्स और स्पान पर गिरे। एक सेकंड की भी देरी नहीं। सिंक क्लाउड्स अमेरिकी एडमिरल ने ऑर्डर दिया कि इसके बाद अर्ली वर्क क्लास डिस्ट्रॉय जैसे यूएसएस थॉमस हार्डनर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आसमान में आग की लपटें उठी और दर्जनों टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलें सब सोनिक गति से हवा में तैरने लगी। ये मिसाइलें जमीन से इतनी सटकर उड़ रही थी कि रडार को होराइजन के नीचे ही छुपी रही। जैसे ही मिसाइलें और जेट सीमा के करीब पहुंचे, तेहरान के अंदर ग्राउंड रडार इंस्टॉलेशन में एक ईरानी ऑपरेटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको पता चलता है कि अचानक स्क्रीन पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों डॉट्स चमक रहे हैं। ऑपरेटर चिल्लाता है, उसके माथे पर पसीना आ गया कि 100 से ज्यादा सीधे जेट्स तेहरान की तरफ आ रहे हैं। कमांडर ने स्क्रीन पर तब देखा, उसकी सांसें अटक गई। ये हमला उन पर लॉक करो, सब कुछ फायर करो, पावर सिस्टम को अभी ऑनलाइन करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे थे। अमेरिकी फोर्सेस ने स्पेस सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के जरिए झूठा डेटा डाल दिया और जो सैकड़ों जेट्स उन्हें स्क्रीन पर दिख रहे थे वो असली फाइटर प्लेन नहीं थे, वो छोटे डिकॉय ड्रोन थे जो रडार पर एक बड़े F-15 या F-16 स्ट्राइक की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने सिस्टम ऑन किए और उन डिकॉयड पर मिसाइलें दागी, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद जाहिर कर दी। अब शिकारी जाल में फंस चुका था। आसमान से 4th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर अमेरिकी, इजरायली F-35 और F-22 रफ्तार सबसे पहले इलाम, कुजिस्तान और तेहरान के आसपास सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल ठिकानों पर रडार इंस्टॉलेशन को राख में मिला दिया गया। टॉम हॉक मिसाइलों ने S-300 और S-400 को उड़ा दिया।
ताकि आने वाले पायलटों के लिए सुरक्षित रास्ता बन सके। अब एंट्री हुई बॉम्ब ट्रक्स की। यूएई जॉर्डन की बेस से F-15 इस स्ट्राइक ईगल हवा को चीरते हुए अंदर घुसते हैं। जैसे ही F-15 और ASA रडार ने पहाड़ियों के बीच छिपे मोबाइल मिसाइल काफिलों को पकड़ा, सटीक बमबारिश की तरह गिरने लगे। कमांड शाह के लॉन्च साइट सक्रिय होने से पहले ही धुएं में बदल चुके, यानी फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड। एक अमेरिकी पायलट ने अपने रेडियो पर कहा कि उनकी जेट हवा में ही टैंकर प्लेन के पास लौटते, हजारों पाउंड जेट फ्यूल लेते और फिर से हमला करने के लिए निकल पड़ते। अब वक्त था सबसे खतरनाक हथियार का, जो अमेरिकी एयर फोर्स के इनका निशाना डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी और हाई वैल्यू मिलिट्री इंडस्ट्रीज, जो कि इस्फान ईरान की न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र था। कर्ज के इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब के टुकड़े टुकड़े हो गए। B-2 बम्बर्स ने अपने भारी बम गिराकर उन अंडरग्राउंड बंकरों को भी हिला दिया, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके माना जाता है। और इस सब के बीच अरब सागर से हर 30 सेकंड में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। B-2 कोई हवा में घूमकर इन सैकड़ों जेट का ट्रैफिक संभाल रहे थे। आसमान राख से भर गया था, धुओं से भर गया था। तेहरान और इस्पान की सड़कों पर सिर्फ सायरनों की आवाज गूंज रही थी। USS फोर्ट पर खड़े कमांडर को एक संदेश मिला, वॉशर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट न्यूट्रलाइज। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बुक कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जाता था, लेकिन इसको सबसे बड़ा और ऑफिशियल कंफर्मेशन 1 मार्च की सुबह को मिली। ईरानी सरकारी टीवी पर नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग अचानक रुक जाती है और स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगी और एक न्यूज एंकर जिसके चेहरे पर दुख देखा जा सकता है, वो खबर सुनाता है। पूरी दुनिया हिला दी। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। खबर पक्की थी। 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खमेनी, जिन्होंने लगभग 37 साल तक ईरान पे सख्त पकड़ के साथ शासन किया, वो अब नहीं रहे। वो अपने आप इस कंपाउंड में मारे गए। उनके साथ उनका परिवार भी था। ये पुष्टि होते ही ईरान ने बदले की आग में अपने सबसे भयानक हथियार निकाल लिए। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। उनका एयर डिफेंस जरूर टूट चुका, लेकिन उनके हजारों ड्रोन, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया गया। पूरा मिडल ईस्ट एक खुला युद्ध क्षेत्र बन चुका। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि अमेरिका के रीजनल अलायंस को भी निशाना बनाया। यूएई के अल-तफरा एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर को सीधे निशाना बनाया गया। कतर, कुवैत के आसमानों में आग, गोले फट रहे और वहां एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दी गई। इसराइल की तरफ देखें तो हालत और भी गंभीर है। तेल अवीव, यरूशलेम के आयरन डोम्स, डेविड सिलिंग एरो 3 सिस्टम लगातार आसमान में मिसाइलें दाग रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और कहा कि इसराइल के नागरिकों और दुनिया भर में हमारे दुश्मनों, आज हमने अपना वादा पूरा किया है। ऑपरेशन रोर द लायन सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, ये एक ऐलान था आयतुल्ला खमेनी, जो पिछले कई दशकों से इजराइल के नक्शे से मिटाने की कस्में खाते थे, आज उनको, उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को एड्रेस करते हुए कहा, मेरे प्यारे अमेरिको, कल तक यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आयतुल्ला अली खमेनी अब जिंदा नहीं है। उसने हमारे ठिकानों पर हमले का जो प्लान बनाया था, उसने मिडिल ईस्ट में हमारे अलायंस को धमकाया, लेकिन वो अमेरिका की बेमिसाल ताकत और हमारे सटीक खुफिया जानकारी से बच नहीं पाया। हमने उसके बंकर एक ही झटके में राख के ढेर में बदल दिया। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की रात ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये तो ही कहानी कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू है। क्या किसी देश के, किसी लीडर के, किसी छोटे देशों को या किसी भी देश को आप इस तरह से कर सकते हो? कल को ये देश किसी भी देश के साथ ऐसा कर सकता। हाँ, ईरान कुछ चीजें गलत करता था,
कुछ चीजें सही भी करता है वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। भाई हर एक चाहता है कि मैं ताकतवर बनूं, हर देश चाहता है, इसीलिए वो अपनी मिसाइल्स, अपने सैनिकों को, न्यूक्लियर पावर को, उस पर पैसा खर्च करते हैं कि हमारे पास भी ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो अमेरिका, इजराइल, चाइना, रसिया, दूसरे देशों के पास है। हमारे पास भी ऐसे संसाधन होने चाहिए, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए जिससे कोई दूसरे देश हमसे डरें। लेकिन क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? जो डिक्टेटरशिप ईरान अपने देश में कर रहा था, उसने कुछ रूल बनाए थे कि इस्लामी शासन के तौर पे ये चीजें चलेंगी, जिससे वहां की जनता कुछ परेशान थी। सारे नहीं, कुछ तो परेशान थे, जिन्हें अगर बुर्का नहीं पहना, बहुत सारे ऐसे रूल थे, अगर उनको फॉलो नहीं किया तो वो राष्ट्रद्रोह माना जाता था। अमेरिका बताता है कि ईरान के जो अयतुल्ला खेमेनी एक डिक्टेटर के रूप में शासन चला रहे थे। ठीक है, अगर वो डिक्टेटर थे तो आप क्या हो? आप भी तो डिक्टेटर ही हो ना। किसी भी देश में जाके, अभी वेनेजुएला में भी आपने वही किया, उसके राष्ट्रपति को उठा लिया। आप अगला ईरान के अलावा कोई दूसरा देश भी हो सकता है। ग्रीनलैंड का भी अभी जो चल रहा है, वहां भी आप यही चाह रहे हो, मतलब आप भी तो डिक्टेटरशिप ही कर रहे हो। ठीक है, इजराइल और ईरान की लगता है कि इजराइल और ईरान की आपसी लड़ाई है, लेकिन आप उसमें साथ दे रहे हो तो आप भी तो डिक्टेटरशिप ही कर रहे हो। भारत के रिश्ते ईरान से भी हैं, इजराइल से भी हैं, लेकिन यहाँ पे भारत इजराइल को समर्थन करे, क्योंकि ईरान हमेशा धोखा देता है। अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई, उसमें ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। उससे पहले भी कई सारी लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान से, और ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तो यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ईरान के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते, यहाँ की जो भारतीय सरकार है वो ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोलती है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए, इधर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुए। क्यों? अरे भाई, जब ईरान और भारत की बात आएगी तो आप किसका समर्थन करोगे? अभी तो लड़ाई यूएस, इजराइल, ईरान की हो रही है। भारत तो इसमें कोई उसका कुछ मतलब ही नहीं है। वो ना इजराइल के साथ खड़ा है ना ईरान के साथ खड़ा है, वो तो अभी न्यूट्रल है। लेकिन फिर भी गाली भारतीय सरकार को मिल रही है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत को कोस रहे हैं कि भारत की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहीं ये लोग शांत हो जाते हैं जब इंडिया में कोई आतंकी हमला होता है, इंडिया में लोगों की जानें जाती हैं, तब ये विरोध प्रदर्शन नहीं होते। एक ईरान के अयतुल्ला खेमेनी के मारे जाने की वजह से लखनऊ में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, कश्मीर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से भी तस्वीरें आ रही हैं, तब ये लोग कहाँ सो जाते हैं जब इंडिया में कोई आतंकी हमला होता है, 26/11 होता है, पुलवामा होता है, तब ये लोग कहाँ सो जाते हैं। उनके पक्ष में भी आपको आवाज उठानी चाहिए, उनके पक्ष में भी आपको प्रदर्शन करने चाहिए। फिर लोग कहते हैं हम पे शक मत करो, हमारी देशभक्ति पे शक मत करो, हम देश के लिए मर जाएंगे, हम देश के लिए मिट जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ सुनाने की बातें हैं। आप देश के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए मरते हो, अपने धर्म के लिए मिट जाओगे। अगर देश, संविधान और धर्म की बात आती है तो आपने हमेशा कहा है कि हमारा धर्म आगे है, देश बहुत पीछे हो जाता है। ये किसी एक की मानसिकता नहीं है, ये आपसे छोटे बच्चे से लेके बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाओं, सबकी मानसिकता यही है कि हमारा धर्म पहले है, देश बाद में। फिर हम शक कैसे नहीं करें? हमारे दिल में भी तो कुछ आता है जब हम अपने देश को आगे रखते हैं, अपना धर्म साइड में कर देते हैं कि अगर देश की बात आएगी तो मेरा धर्म पीछे हो जाएगा, मैं देश के लिए जाऊंगा। तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो शक पैदा होता है, बुरा लगता है कि आपके साथ हम रहते हैं, आपके साथ हम जीते हैं, और आप लोगों की सोच ऐसी है कि देश पीछे है, मेरा धर्म आगे है, तो मैं भी अपना धर्म आगे रख सकता हूँ। लेकिन नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीछते हैं, वहाँ हम धोखेबाजी नहीं करते। हमारा धर्म नहीं सिखाता, हमारे संस्कार नहीं सिखाते। अब आपके क्या संस्कार हैं, आपका धर्म क्या बोलता है, वो आप लोग जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।